Hi everyone and welcome to the channel. Today's video is about globalization, which is economics class 10th का chapter number 4. So let's get started with notes and explanation. So globalization की define देखते हैं सबसे पहले. Globalization ना process है integration का. किसकी इंटीग्रेशन? इकोनॉमीज का. इंटीग्रेशन मीन्स मिक्स हो जाना, मिल जाना, आपस में जुड़ जाना, विच क्रिएट्स एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, जिससे ट्रेड बढ़ जाती है. ग्लोबलाइजेशन की मदद से ट्रेडिंग बढ़ती है. ग्लोबलाइजेशन का हिंदी में मतलब ये होता है कि जैसे एक कंट्री में मान लो कोई कंपनी है, जब वो कंपनी अपनी कंट्री से बाहर बिजनेस कर सकती है. मतलब अगर इंडिया की कोई ब्रांड है तो वो बाहर यूएसए, लंदन या फिर यूके जैसे कंट्रीज़ में भी बिजनेस कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे वो ग्लोबलाइज्ड हो गया है. तो इसमें एमएनसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. एमएनसीज क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होते हैं. ये ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में होता है, एस्टैब्लिश इन मोर देन वन कंट्री. दे सेटअप ऑफिस फॉर प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़. तो क्या करते हैं, जैसे उनको कुछ बनाना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, तो वो अपना प्रोडक्शन यूनिट कहीं बाहर की कंट्री में कर लेते हैं सेटअप. तो इस तरीके से काम करते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. इसके आगे हम पढ़ेंगे कि 4 वेज क्या हैं जो एमएनसी सेटअप हो सकती है. एमएनसी मतलब बाहर की कंट्रीज़ में वो बिज़नेस कैसे कर सकती है. 4 तरीके. सबसे पहले तो अपना वही प्रोडक्शन यूनिट या आप बाहर सेटअप कर लो, सेटिंग अ प्रोडक्शन यूनिट इन अदर कंट्रीज़. जॉइंट प्रोडक्शन विद लोकल कंपनीज़. क्या करते कंपनीज़ कि मान लो उनको कोई ऑर्डर मिला, ठीक है, शूज़ बनाने का ऑर्डर मिला, तो उन्होंने क्या किया, कहीं ऐसी कंट्री में जहाँ पर ऐसी कंट्री से उन्होंने कांटेक्ट कर लिया जहाँ पे लेबर अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, इनपुट अवेलेबल है, तो उन्होंने क्या किया, जूते बनाने का काम बाहर दूसरी कंट्री में किसी को दे दिया प्रोडक्शन के लिए. सिर्फ बना के आपको उनको भेजना है, वो अपना सेल करेंगे और आपको आपका पैसा दे देंगे, आपका प्रॉफिट भी दे देंगे. तो ये क्या है, एक तरीका है जिससे एमएनसी काम करती है. तीसरा तरीका है लोकल कंपनी ऑफ अनदर कंट्री. कोई एक कंपनी है, उसने दूसरी कंट्री के अंदर ही कोई बिजनेस खरीद लिया है, तो क्या हो गया, वो अब एक बन गया. तो अभी क्या, अब इस कंपनी का बिजनेस दूसरी कंट्री में भी है, तो ये ग्लोबलाइजेशन है. प्रोडक्ट लॉन्चिंग इन हायर प्राइसेस, मतलब कि किसी दूसरी कंट्री में आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो हाई प्राइसेस में. सो ये है. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स मनी स्पेंड टू बाय एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग. इन्वेस्टमेंट आपने वर्ड सुना भी होगा पहले, जब आप कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा खर्च करते हो, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. और जो एमएनसीज, फॉरेन कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. इसमें डिफरेंस आ सकता है पेपर में, सो प्लीज़ बी केयरफुल. नेक्स्ट अप वी हैव एनईसी विच इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, उसमें 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, अभी हम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की डिफाइन देखते हैं. लिबरलाइजेशन होता है बैरियर्स को रिमूव कर देना, गवर्नमेंट ने जो फालतू के ट्रेडिंग के बैरियर्स लगाए उसको रिमूव कर देना. प्राइवेटाइजेशन 1991 में आया था. जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, उनमें से कुछ कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को हैंडल करने के लिए दे दिया, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं. जैसे रेलवेज़ का एग्जांपल इसमें आ सकता है. जैसे रेलवेज़ पूरी तरीके से पब्लिकली ओन्ड था, लेकिन अभी आप देखो तो रेलवेज़ प्राइवेट सेक्टर भी ओन करता है. सो दिस इज़ प्राइवेटाइजेशन. एमएनसीज क्या करती है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है, तो इसलिए एमएनसीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब ग्लोबलाइजेशन कि एक कंट्री से ज़्यादा कंट्री इसमें कनेक्शन रखना, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोगों को बेटर इनकम, बेटर जॉब्स के लिए वो माइग्रेट करना चाहते हैं. इसलिए ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा तो अपनी कंट्री में ही रह जाएंगे. नए नए गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट जो है कंट्रीज़ में आते जाते रहते हैं और कस्टमर्स को बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं. नेक्स्ट अब वी हैव फैक्टर्स एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन. कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है? सबसे पहले टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हुई है, इंटरनेट आ गया है, कम्युनिकेशन में इंप्रूव हुआ है, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है. एक ये नोट आ सकता है वेरी इंपॉर्टेंट, WTO 5 नंबर का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनकरेज करते हैं लिबरलाइजेशन. मतलब वो कहती है कि फालतू के टैक्सेस, बैरियर्स हटा दो. मेन इनका एम यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज कर देना. और ये इसलिए बनाया था डेवलप्ड कंट्रीज़ ने. ठीक है, 2 तरीके की कंट्रीज़ होती है, एक होती है डेवलप्ड और एक डेवलपिंग होती हैं, और एक अंडर डेवलप्ड होती हैं. तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इनको बनाया था. तो WTO के रूल्स ने फोर्स किया है डेवलपिंग कंट्री को कि अपने ट्रेड बैरियर्स हटा दो
ताकि ट्रेड ईजी हो जाए। SEZ होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर स्टोरेज, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जो कंपनीज SEZ में अपना बिजनेस सेटअप करती हैं उनको 5 साल तक टैक्स नहीं देना होता। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रमोट किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करें। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल बैंक है। ये ऐसा बैंक है जो अपने बाकी नेशंस को ना बताता रहता है कि अब यहाँ पे पैसा लगाओ, ये मत करो, ऐसा करो, ऐसा करो। या फिर अगर किसी कंट्री को लोन चाहिए तो वर्ल्ड बैंक इजीली दे देता है, बाकी बैंक्स को भी हेल्प करता है। ये वर्ल्ड बैंक है, ये लाइक सारी कंट्रीज़ का बैंक है बेसिकली। IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो फॉरेन एक्सचेंज को मेंबर नेशंस को अवेलेबल कराता है। फॉरेन एक्सचेंज होता है जैसे करेंसी अवेलेबल कराते हैं। देन लास्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री में जो आ गया है उससे क्या फ़ायदा हुआ है? लार्ज कंपनीज ग्रो कर पाई, जैसे एशियन पेंट्स, टाटा, ये सिर्फ इंडिया में रह जाती अगर ग्लोबलाइजेशन ना होता तो। प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, कंपटीशन हो गया है, तो और कंपनीज अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। मोर चॉइसेस अवेलेबल, हम लोगों को चॉइसेस बहुत सारी मिल गई हैं। अब बाहर के ब्रांड्स भी आ गए हैं तो हमारे पास वो वाली चॉइसेस भी हैं। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया मैंने। आई होप इट्स हेल्पफुल।